हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय, जिसमें हमें सबसे पहले एक छोटे से बालक की कहानी समझनी है जिसका नाम है हेलमुट। हेलमुट जो वर्ष 1945 ईस्वी में पैदा हुआ। इसके पिता जो थे पेशे से एक डॉक्टर थे। ये जो है नाजी पार्टी या नाथसी पार्टी का समर्थन किया करते थे। यह पार्टी जो है हिटलर ने बनाई थी। सबसे पहले हम हेलमुट के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हिटलर के बारे में जानेंगे कि हिटलर कौन था। हेलमुट की कहानी को शुरू करते हैं, समझते हैं कि हेलमुट की कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी। हेलमुट जो है अपने माता पिता के साथ एक दिन घर में था। संध्या काल का समय था। भोजन करने के बाद हेलमुट जो है अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। बगल से जो है बगल के कमरे से उसके माता पिता कुछ बात कर रहे थे, तो वह बालक उनकी बातों को गौर से सुनना शुरू करता है। तभी उसके पिता उसकी मम्मी को बता रहे थे कि मैं अकेले मर जाऊं या पूरे परिवार को समाप्त कर दूं। बालक सुनता है कि पिता जो है अपने आप को मारने और पूरे परिवार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बालक थोड़ा उनकी बातों को ध्यान से गौर से सुनने की कोशिश करता है कि आखिर पिता जो है अपने आप को मारने या पूरे परिवार को मारने की बात क्यों कर रहे हैं। इतने में जो है उसे नींद आती है, बालक सो जाता है। अगली सुबह उसके पिता हेलमुट को लेकर टहलने के लिए बाग में जाते हैं और हेलमुट को शायद ये पता नहीं था कि वह उसके पिता का आखिरी दिन था उसके साथ, कि हेलमुट के पिता जो है उसके साथ आखिरी पल बिता रहे हैं। वह अपने पिता के साथ खेलना शुरू करता है, दौड़ना, रस्सी कूद, वह प्रत्येक प्रक्रिया करता है जिससे हेलमुट खुश रहे। उनके पिता ने भी उनका समर्थन किया। हेलमुट को लगा कि बात कुछ गलत ही हो सकता है, पापा गुस्से में कुछ कहे हों, बात को भूल चुके हैं, पापा किसी को मारने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय होता है, बाग से लौटते हैं, घर आते हैं, उनके पिता जो पेशे से एक डॉक्टर थे, हेलमुट के पिता जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपने दफ्तर में जाते हैं, अपने क्लिनिक में जाते हैं और कुछ समय के बाद अपने आप को गोली मार के अपनी हत्या कर लेते हैं। ये खबर जो है हेलमुट के पास पहुंचती है। हेलमुट उस वर्ष मात्र 11 वर्ष का था। 11 वर्ष को जब अपने पिता के मौत की खबर पहुंचती है कि पिता ने अपने आप को गोली मार के हत्या कर ली, तो यह बालक सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसके ठीक एक दिन पहले पिछली रात को इसने सुना था कि पिता ने कहा था कि मैं अपने आप को मार लूं या पूरे परिवार को समाप्त कर लूं। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि हो ना हो अगला नंबर मेरा हो, मम्मी मुझे खाने में जहर न दे दे। इसीलिए घर का खाना पीना सब त्याग देता है। अगले 9 वर्षों तक इसने घर का एक न्याला भी नहीं खाया, क्योंकि इसे डर था कि पापा को मम्मी ने कहा है कि मैं अकेले मरूं या पूरे परिवार को समाप्त कर दूं। इसलिए अपने घर का खाना पीना इसने बंद कर दिया। यानी कि 20 वर्षों की अवस्था तक इसने घर का एक न्याला भी नहीं खाया। तो सोचने वाली बात यह है कि 20 वर्षों तक जब इसने भोजन घर का नहीं किया तो यह बालक जिंदा कैसे था। तो चलिए समझते हैं कि बालक जिंदा कैसे था। यह जो है ऑस्ट्रिया में रहता था और ऑस्ट्रिया शहर जो था उसमें एक इसकी राजधानी थी जिसका नाम था वियना। वियना में यहूदी लोग रहते थे। यहूदियों के जो भी जूठा खाना हुआ करता था उसी को खाकर, जूठा खाना या डस्टबिन में पड़ा सड़क पर किनारे फेंका हुआ खाना खाकर या किसी तरह अपनी जीविका चलाता था और 20 वर्षों तक यह संघर्ष करता रहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद इसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। इसकी मम्मी जो है हालांकि इससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी जो वर्दी थी, खून से सनी हुई वर्दी, घर के अलाव में ही जला दी गई। इनकी मम्मी ने अपने पति यानी कि हेलमुट के पिता जो डॉक्टर थे उनकी वर्दी घर में ही जला दी। ये आखिर हमें समझना है कि डॉक्टर ने अपने आप को गोली क्यों मारी या पूरे परिवार को खत्म करने की बात क्यों कर रहे थे। इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, चलिए चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। अगली हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें हमें पढ़ना है इसको वाइमर गणराज्य के अंतर्गत। वाइमर गणराज्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक चला,
1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, जो दो गुटों या दो समुदायों के बीच लड़ा गया। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय शक्तियां या केंद्रीय शक्तियां। ध्रुवीय शक्तियों का दूसरा नाम होता है केंद्रीय शक्तियां। ये प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है कि जो दो गुटों या दो समुदायों के बीच युद्ध चला। वर्ष 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म होता है। चलिए युद्ध के बारे में जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों। मित्र राष्ट्र की तरफ से जो लड़ रहा था फ्रांस, रसिया या जिसे हम रूस कहते हैं, अमेरिका, रोमानिया और इसी का साथ दे रहा था लुथानिया। साथ ही बात कर लें ध्रुवीय शक्तियों में, तो ध्रुवीय शक्तियों का समर्थन कर रहा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की। ये थी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी कि प्रथम विश्व युद्ध में किनके किनके बीच युद्ध चला। दो गुटों दो समुदायों के बीच, जो पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय शक्तियां। इसे हम गुट भी कह सकते हैं या समुदाय भी कह सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है फ्रांस आया, उसके बाद से इधर से देखा जाए तो जर्मनी। इन दोनों का मकसद था प्रथम विश्व युद्ध का यही कि अपने जमीनी विस्तार को आगे बढ़ाया जाए। जमीनी विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आपसी तनाव उत्पन्न किया, अगल बगल के देशों पर हमला करना शुरू किया। जर्मनी, बताया जाता है कि जर्मनी ने सबसे पहले फ्रांस पर हमला किया। जो ध्रुवीय शक्तियों से मित्र राष्ट्र की तरफ बढ़ा, फ्रांस ने तुरंत सहायता लिया रूस का। रूस जो है इसे समर्थन करता है। रूस में उस समय शासन चल रहा था जार निकोलस द्वितीय का। जार निकोलस द्वितीय जो रूस का शासक था, जिसे एक निरंकुश शासक भी बताया जाता है, जिसने सत्ता ठीक तरह से नहीं चलाई। इसलिए वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से मित्र राष्ट्र की तरफ से इसे निकलना भी पड़ा। उसी समय 1917 में अमेरिका एंट्री करता है प्रथम विश्व युद्ध में और मित्र राष्ट्र की विजय होती है 1918 में। इस कहानी को बाद में समझेंगे, पहले हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध दो समुदाय, दो गुटों के बीच, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के बीच, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, रोमानिया, लुथानिया, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की आपस में संघर्ष करते रहे। और संघर्ष करने के बाद चलिए इसको समझते हैं नक्शे के जरिए। मान लेते हैं कि ये रूस है, इसके ठीक यहाँ पर देखेंगे बगल में जर्मनी, ठीक इसी के सटे ऑस्ट्रिया, इधर बढ़ा जाए तो फ्रांस, बाकी इधर जो है इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो इधर अमेरिका मिल जाएगा। नीचे की तरफ चढ़ा जाए तो यहाँ पर लुथानिया, आगे बढ़ेंगे नीचे धीरे धीरे तो रोमानिया, और ठीक इसी के सटे नीचे जो है ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की। तो मित्र राष्ट्र जो था, देख रहे होंगे मित्र राष्ट्र बाहर बाहर की तरफ ही दिखेगा, इसमें रूस किनारे की तरफ पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो रूस जो है पूर्व दिशा में स्थित है। इधर फ्रांस को देखा जाए तो पश्चिम छोर पर है, और यही लुथानिया और रोमानिया जो है ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य से दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन ये दोनों भी जो है मित्र राष्ट्र का ही समर्थन करते थे, लुथानिया और रोमानिया। इधर से अमेरिका भी साथ देता था किसका, मित्र राष्ट्र का। और जो केंद्रीय शक्ति थी बिल्कुल केंद्र में ही उपस्थित थी, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य तुर्की। इसी का मतलब इसका नाम केंद्रीय शक्ति इसीलिए पड़ा क्योंकि ये नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल मैप में देखा जाए तो बिल्कुल केंद्र में उपस्थित है, इसलिए इसका नाम केंद्रीय शक्ति पड़ा।
और ये आपसी गुट, आपसी समुदाय, मित्रता का व्यवहार करने के कारण इनका नाम जो है मित्र राष्ट्र पड़ा। दोस्ती की भावना रखने के बाद इनका नाम मित्र राष्ट्र पड़ा। ये दो गुट तैयार हुए। पहला प्रथम विश्व युद्ध में वर्ष 1917 का समय था, जिस समय जार निकोलस द्वितीय जो रूस का शासक था वह अपनी निरंकुश सत्ता के कारण हार जाता है। इसको जो है लगभग 40 लाख इसके सैनिक मार दिए जाते हैं वर्ष 1917 में। उसी समय इसी के दल वाले जो रूढ़िवादी हुआ करते थे, रूढ़िवादी का मतलब ये होता है पुरानी परंपराओं को मानने वाले, पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। जैसे उनका मानना ये था कि राजा का लड़का ही राजा, राजा का लड़का ही क्या हो, राजा। यानी कि जो भी राजा होगा वह राजा के खानदान, राजा के ही लोग हो, उसी को हम क्या कहेंगे, राजा। अगला बाकी रेडिकल समूह, उदारवादी समूह, ये लोग बदलाव चाहते थे। ये लोग जो है लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना चाहते थे। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये बात हमें समझनी नहीं है, बस हमें समझना है कि रूस वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होता है। 1918 में अमेरिका शामिल होता है फ्रांस की तरफ से, और जैसे 1917 में ये शामिल होता है और 1918 में मित्र राष्ट्र की विजय होती है। मित्र राष्ट्र की विजय के ठीक बाद एक संधि होती है जिसका नाम होता है वर्साय की संधि। चलिए जानते हैं वर्साय की संधि। सबसे पहले तो हेडिंग के बारे में जानेंगे कि वर्साय आखिर है क्या। वर्साय फ्रांस में स्थित, फ्रांस के पेरिस शहर में उपस्थित एक महल है जिसका नाम क्या है, वर्साय, जिसे राजा का महल भी कहा जाता है। वर्साय का मतलब राजा का महल। वर्साय की संधि, संधि में होता है समझौता, संधि में समझौता, जो दो गुटों, दो समुदाय या दो पार्टियों के बीच होता है उसे हम समझौता या संधि कहते हैं। ये वर्साय की संधि जो है फ्रांस में होती है वर्ष 1918 में, जो लागू की गई वर्ष 1919 में। 1918 में शांति समझौता होता है। वर्साय की शांति समझौता कह सकते हैं, शांति संधि कह सकते हैं। इसमें मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां दोनों शामिल थी। मित्र राष्ट्र की विजय के बाद मित्र राष्ट्र ने पूरा जो है प्रथम विश्व युद्ध का खर्च, दोषी कह सकते हैं कि दोषी ठहराया किसको, जर्मनी को, जो केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था। इसे बताया गया कि अगर जर्मनी युद्ध में नहीं आता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, इतने लोग मारे नहीं जाते। इसलिए जो भी नुकसान हुआ है किसकी तरफ से हुआ है, जर्मनी की तरफ से। जर्मनी को हर जाने के दौर में वर्साय की संधि में इनको जो है नुकसान भरने के लिए जो शांति समझौता किया गया, संधि की गई, उसमें जो है पहला जो था जर्मनी पर ये सौंपा गया, जर्मनी पर हर्जाना जो लगा, पहला हर्जाना ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का सारा नुकसान जर्मनी चुकाएगा। दूसरा, जर्मनी के राइनलैंड ऐसी जगह जहां से खनिज प्राप्त किए जाते थे, लोहा, कोयला, पर 15 साल के लिए अमेरिका का कब्जा है। राइनलैंड ऐसी जगह थी जहां से जर्मनी को खनिज तत्व मिलते थे, जिसे हम लोहा और कोयला, जैसे लोहा और कोयला जो है
यहीं से प्राप्त करती थी जर्मनी, जिससे उसका बिजनेस चलता था, औद्योगिक चलता था। उस पर जो है अब अगले 15 साल के लिए अमेरिका का कब्जा रहा। तीसरा ये था, जितना भी युद्ध होने का कारण जर्मनी को बताया। युद्ध होने का जो कारण था सब जिम्मा मतलब जर्मनी पर थोका गया कि अगर जर्मनी युद्ध में नहीं आता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम हम समझ लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का जो है दूसरा नाम वैश्विक युद्ध कहते हैं। वैश्विक युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये विश्व स्तर पर लड़ा गया युद्ध था। विश्व स्तर पर लड़ा गया युद्ध जिसे वैश्विक युद्ध कहा गया। उस समय वैज्ञानिकों का अनुमान था कि आज के बाद ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा जाएगा, इसलिए इसे वैश्विक युद्ध बताया गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, जिसका श्री गणेश हिटलर ने किया। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का जो श्री गणेश किसने किया? हिटलर ने। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश यानी कि शुरुआत क्यों किया। सबसे पहले हिटलर के बारे में जानेंगे कि हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। हिटलर की कहानी को समझते हैं। ये कहानी यहीं छोड़ते हैं, चलते हैं हिटलर की तरफ। चलिए हिटलर के बारे में जानते हैं। हिटलर जो वर्ष 1889 में पैदा हुआ, 1889 ईस्वी, ऑस्ट्रिया। इसके पिता का नाम, हिटलर के पिता का नाम और माता का नाम। पिता का नाम एलाइस हिटलर और माता का नाम क्लारा हिटलर। हिटलर के पिता एक सैनिक अधिकारी, हिटलर के पिता जो थे इनका पद जो था वह एक सैनिक अधिकारी का था। जो सीमा शुल्क वसूला करते थे। हिटलर के पिता का नाम एलाइस हिटलर, इनका जो पद था सैनिक अधिकारी थे, सीमा शुल्क वसूला करते थे। हिटलर की माता क्लारा हिटलर जो एक गृहिणी थी। हिटलर का अगर पूरा नाम जानते हैं हम तो हिटलर का पूरा नाम एडॉल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम एडॉल्फ हिटलर के पिता का नाम एलाइस हिटलर, माता का नाम क्लारा हिटलर जो एक गृहिणी थी। पिता जो है सीमा शुल्क अधिकारी थे। ये हिटलर की बचपन की कहानी हम बताते हैं कि 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ बालक। ऑस्ट्रिया और जर्मनी लगभग कह सकते हैं दोनों के बॉर्डर पर उपस्थित पैदा हुआ और यह अपनी माता से बहुत प्यार पाता था। इनकी माता बहुत प्यार किया करती थी इनसे। वही देखा जाए पिता के बारे में तो पिता उतना ही इसको सताया करते थे या उतना ही कष्ट दिया करते थे, क्योंकि इसके पिता चाहते थे कि हिटलर बड़ा होकर कुछ बड़ा अधिकारी बने, मेरी तरह जो है यह सीमा शुल्क अधिकारी न बने। इसीलिए यह इसको हमेशा डांट फटकार लाया करते। जब भी हिटलर अपने साथियों के साथ खेलकर घर वापस आता तब भी यह अपने पिता के द्वारा डांटा फटकारा जाता, लेकिन माता का इस पर स्नेह दुलार प्यार बना होता। इसकी माता क्लारा हिटलर, क्योंकि ये अपने परिवार में चौथी संतान था और इससे पहले के 3 संतान इनके माता पिता ने खो चुके थे। इनके माता पिता ने इससे पहले 3 संतान खो चुके थे और चौथी संतान जो था वह खुद हिटलर था। इसलिए इनकी माता जो है हिटलर से अधिक प्रेम करती थी, दुलारा प्यार करती थी। और वही इनके पिता जो है एलाइस हिटलर, इनको सीमा शुल्क अधिकारी न बनने के लिए इन पर ज्यादा ध्यान रखते थे ताकि यह मेरी तरह
सीमा शुल्क अधिकारी न बने। और संजोग की बात यह है कि वर्ष 1995 ईस्वी, वर्ष 1995 ईस्वी की लगभग बात है, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु के बाद यह बालक जब तक मात्र लगभग 6 या 7 वर्ष का था, उसी वर्ष की अवस्था में 6-7 वर्ष का जब बालक था, ये जो है 1995 नहीं 1895 होगा, 1895 में इनके पिता की मृत्यु हुई और लगभग उस समय हिटलर जो है 6 या 7 वर्ष का था। घर के सारी जिम्मेदारी, घर की अगर सारी जिम्मेदारी की बात कहा जाए तो इनके ऊपर आ टूटी, क्योंकि इनके परिवार में बस इनकी माता और ये खुद अकेले थे। लेकिन 6-7 वर्ष का बालक कर ही क्या सकता था। इसका दाखिला बगल के गांव के छोटे से स्कूल में करा दिया गया ताकि यह प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कर सके। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए ये ऑस्ट्रिया में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की है। वहां से धीरे धीरे उन्हें, जब ये लगभग 14 या 14 के अंदर में ही इन्हें वियना भेज दिया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भेजा गया। वहां पर जाकर इन्होंने कला यानी कि कलाकार बनने के लिए नाम लिखवाया। जो हिटलर खुद पेशे से कहा जाए या इसका जो मन लगता था, कला के प्रति इसकी रुचि बहुत थी, इसीलिए कला में प्रोत्साहन करने के लिए वहां पर गया और कला की शिक्षा प्रारंभ कर दिया। कला में इसने पूरा तन मन धन लगाया और वियना में उपस्थित राजसी महल, प्रत्येक राजसी महल का तस्वीर पेंटिंग बनाना शुरू किया, पिक्चर बनाना शुरू किया, ताकि लोग उसके कला से प्रभावित हों, उसकी पेंटिंगें बिकें और उससे उसके घर का खर्चा चल सके। मात्र 12 या 14 साल का वर्ष का लड़का अपनी कला के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता था। कला में रुचि बढ़ती गई, लेकिन उस विद्यालय के प्रिंसिपल ने उसे कला से रिजेक्ट कर दिया। कला से रिजेक्ट के बाद उदास हिटलर वर्ष 1913 में ऑस्ट्रिया छोड़ जर्मनी के लिए पलायन कर देता है। जर्मनी पहुंचता है। जर्मनी में जाकर वहां के चांसलर से मुलाकात करता है और सेना में भर्ती होने के लिए, स्वेच्छा से सेना में भर्ती होने के लिए उनसे विनम्र करता है कि मुझे सेना में दाखिला करा दिया जाए ताकि मेरा पालन पोषण या मेरा कम से कम भोजन तो मिल सके। वहां के चांसलर ने कहा कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको सेना में भर्ती कर लूंगा। चलिए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले की कहानी अभी। वर्ष 1913 का समय था जब ये वियना को छोड़ जर्मनी के लिए पलायन करता है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वियना की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। इसने वियना में लगभग 5 वर्ष गुजारे। उस 5 वर्ष में इसके दिलो दिमाग में यहूदियों के प्रति जो है इतनी नफरत भर दी गई, जो बाद में चल के द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है इसने यहूदियों को मारना खत्म करना शुरू कर दिया। यहूदियों के बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि वर्ष 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी पहुंचा। जर्मनी में जाकर चांसलर से बात की। चांसलर से स्वेच्छा से सेना में भर्ती होने की बात की। चांसलर ने कहा कि जैसे ही समय आएगा मैं आपको सेना में भर्ती कर लूंगा। वर्ष 1914 का समय था जब प्रथम विश्व युद्ध की बिगुल फूंक दी गई। वर्ष 1914 में जैसे ही मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां दोनों के बीच आपसी टकराव शुरू हुए, तब केंद्रीय शक्ति यानी कि जर्मनी की तरफ से, केंद्रीय शक्ति की बात की जाए तो जर्मनी की तरफ से, केंद्रीय शक्ति में जर्मनी की तरफ से देखा जाए तो हिटलर को प्रवेश दे दिया गया, जिसे संदेशवाहक के पद पर शामिल किया गया। सेना में एक पद होता है संदेशवाहक। हिटलर जो है सबसे पहले सेना में भर्ती हुआ संदेशवाहक के पद पर। संदेशवाहक का पद इतना खतरनाक होता है कि लोग एक दूसरे के पास संदेश निर्देश पहुंचाने का काम करते हैं कि अब आगे का कदम कैसे उठाना है। जो अपनी जान पर खेलकर संदेश या निर्देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक सैनिक के स्थान से दूसरे सैनिक के स्थान पर पहुंचाते हैं ताकि सैनिकों की सुरक्षा बनी रहे, उसी पोस्ट पर संदेशवाहक के पद पर, सबसे खतरनाक पद पर शामिल किया गया हिटलर को। लेकिन हिटलर तैयार हो गया। हिटलर जो है सुरक्षा से संदेशवाहक के पद को ज्वाइन करता है, शामिल होता है और
वर्ष 1917 की बात है। 1917 में फ्रांस के बेल्जियम में जो है ब्रिटेन के द्वारा मस्टर्ड गैस अटैक किया जाता है। मस्टर्ड गैस अटैक। यह गैस इतनी खतरनाक थी जो त्वचा और आंखों को कभी भी नष्ट करती थी या नष्ट कर सकती थी या झुलसा सकती थी। मस्टर्ड गैस अटैक ब्रिटेन के द्वारा वर्ष 1917 में किया गया, जो फ्रांस के बेल्जियम शहर में जर्मनी की सेना को तुरंत मास्क लगाने की सलाह दी गई। मास्क लगाने की सलाह इसलिए दी गई ताकि उनकी आंख सुरक्षित रहे, उनकी त्वचा सुरक्षित रहे और उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा हिटलर की तस्वीर में हिटलर के मूंछों को जरूर ध्यान दिया होगा। हिटलर की मूंछ जो होती है एक टूथब्रश यानी कि ब्रश के कहा जाए तो ब्रश के समान ही होती है। उसकी मूंछ जो है नाक के नीचे ही छोटी सी मूंछ है। हिटलर की मूंछ क्या वास्तव में पहले से ही वैसी थी? तो ये कहानी है इस मस्टर्ड गैस अटैक की। हिटलर की मूंछें भी बड़ी बड़ी मूंछें हुआ करती थी और मस्टर्ड गैस अटैक। चलिए देखते हैं कि हिटलर की मूंछें क्या वास्तव में पहले से इतनी छोटी छोटी थी या इसकी भी मूंछें बड़ी हुआ करती थी। तो इसकी भी मूंछें जो है पहले बड़ी बड़ी हुआ करती थी जब ब्रिटेन के द्वारा फ्रांस के बेल्जियम शहर में ब्रिटेन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस अटैक किया गया। यह गैस जो है अभी बताया गया है आपको कि आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही प्रयोग किया जाता था ताकि सैनिक वहां से भाग चले और मित्र राष्ट्र की विजय हो सके। ठीक मस्टर्ड गैस ने यही काम किया और इसी को देखते हुए जर्मन सैनिकों को मास्क लगाने की सलाह दी और मास्क जो है हिटलर के मुंह पर फिट नहीं आती थी। इसकी जो है मास्क लगाने के लिए मूंछ जो है रुकावट बनती थी, इसलिए इसने अपनी मूंछों को कटवा दिया। मूंछ कटवाने के बाद यह जो है अपने देश के लिए, अपने देश या कह सकते हैं कि अपने गुट या अपने समुदाय के लिए, जर्मनी के लिए जो केंद्रीय शक्ति हुआ करता था उसके लिए युद्ध में डटा रहा। अपनी मूंछों की इसे चिंता नहीं रही, उसे बस मात्र चिंता थी अपने गुट, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति, इसलिए इसने अपने मूंछों की परवाह नहीं की। चलिए ये तो थी हिटलर के मूंछों की कहानी, लेकिन चलते हैं मस्टर्ड गैस अटैक। मस्टर्ड गैस अटैक में 1917 में कितना भी इसने मास्क लगाया लेकिन इसके आंख पर जो है मस्टर्ड गैस का प्रभाव पड़ा। आंख पर मस्टर्ड गैस के प्रभाव के कारण इसे धुंधलापन हुआ और यह अच्छी तरह से देख नहीं पाया, जिसके कारण इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल में दाखिल रहते हुए एक दिन इसके बिस्तर पर इसे अखबार के द्वारा खबर मिलती है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया वर्ष 1918 में। इसे बहुत ही दुख होता है कि जब तक मैं युद्ध में था तब तक हराने वाला कोई था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल में दाखिल होता हूँ जर्मनी अपने आप को सरेंडर करती है, जिसका सीधा दोषी हिटलर के द्वारा जो है दोषी ठहराया गया कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम वाइमर कहते हैं, इसी को जो है हिटलर ने दोषी ठहराया। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी यही समाप्त होती है। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।